हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, एनसीईआरटी सभी परीक्षा का हल है। एनसीईआरटी बुक से ही सभी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो या जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी और भारत में होने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है एनसीईआरटी बुक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे रेफरेंसेस बुक होते हैं, हमें उसे न पढ़ करके एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 6 का साइंस और चैप्टर 1 है इसमें भोजन के घटक। चैप्टर 1 का नाम है भोजन के घटक। इसको हम लोग संपूर्ण व्याख्या सहित एमसीक्यूज प्रश्नोत्तर के साथ कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिए। और मैं धीरे धीरे जो है क्लास 6 का, क्लास 7, 8, 9, 10th का सभी का साइंस कंप्लीट कराऊंगा और एसएसटी भी 6, 7, 8, 9, 10th का कंप्लीट करा दूंगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। आइए देखते हैं चैप्टर 1 भोजन के घटक। मित्रों, मुझे मालूम है कि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के दरमियान जो है आपको बैठ कर के बिल्कुल पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए इसलिए वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वीडियो को मोबाइल में जो है कभी भी लेटकर, सोकर, चलते फिरते हर कार्य करते हुए इसको सुनेंगे और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और अपने जो बुक होगा हार्ड कॉपी में उसे आप लोग पढ़ भी लीजिएगा और लाइन बाय लाइन आप लोग देखिए और सुनिए, अच्छी तरह से समझिए, हर एक पॉइंट को आप लोग समझते जाइएगा। तो देखते हैं भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ये जो है आपका दिया गया है, इसमें भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। ये जो है व्यंजन का आपको डिशेस का पिक दिया हुआ है, देखिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्रियाकलाप को देख लेते हैं हम लोग। क्रियाकलाप एक है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा जिसे छाछ कहते हैं तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। बात सही है, जब हम लोग यात्रा पर होते हैं तो जो भी भोजन मिलता है उसे हम लोग खा लेते हैं और हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में देखते हैं। 1.1 जो है ये टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से और जंतुओं से मिलते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन जो होते हैं इसके बारे में देखते हैं। क्षेत्र पंजाब जो है, अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी मिलता है यहाँ। उसके बाद दाल मांस का व्यंजन में जो है राजमा मिलता है। सब्जियां में सरसों का साग मिलता है। अन्य व्यंजन में दही घी मिलता है। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल तथा रस्म जिसे चारू कहते हैं। सब्जियां में कुंदरू मिलता है। अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार इत्यादि मिलता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं
या तो वे पादपों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जीव जंतु से। तो देखते हैं कि इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम पोषक कहते हैं। देखिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को जो है हम लोग पोषक कहते हैं। वे आवश्यक घटक कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षण को सारणी 1.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयौने की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को जो है सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे जो है टिंचर आयोडीन की मिला लेना चाहिए। उसके बाद कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो 100 ml जल में जो है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से यह जो है कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। इसे याद रखिएगा। ये जो है यह किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं क्रियाकलाप द्वारा। तो इसमें करना क्या है? मंड के परीक्षण के लिए क्या करना होता है? तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की जो है 2 से 3 बूंद डालना होता है। चित्र में दिखाया गया है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो जब इस तरह से प्रयोग करते हैं हम लोग और कोई भी कच्ची खाद्य सामग्री है उसमें तनु आयोडीन विलयन के जो है 2 से 3 बूंद डालते हैं और खाद्य पदार्थ का रंग जो है नीला या काला जब हो जाता है तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें जो है मंड की उपस्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। ये जो है आपको इसमें लिखना है। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन के लिए परीक्षण किस तरह होगा। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए जो है किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ा मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 1.2 में दिए अनुसार जो है अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ जो है बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे दाल है जिसमें प्रोटीन वगैरह है तो दाल जो है आप उसको पीस करके चूर्ण बना लीजिए और उसमें जो है दाल को पीस करके जो है उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा
और उसमें मिलाते हैं। तो अगर उसका जो रंग है किस तरह हो जाना चाहिए, तो अगर रंग उसका बैंगनी कलर का हो जाता है खाद्य पदार्थ का, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रयोग को जो है उसमें भी आप प्रयोग को दोहराएंगे तो इस तरह से जो है आपका रंग बैंगनी हो जाएगा। वसा के परीक्षण के लिए क्या करना होता है, तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए, इतना कूटना है कि कागज़ ना फटने पाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे या हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? जैसे बादाम वगैरह है तो बादाम का छिलका जो होता है उसको उतार करके, अगर बादाम के जो दाल होते हैं बीज के बाद, तो उसको जब हम लोग किसी पेपर पे रगड़ते हैं तो तेलीय पदार्थ उससे निकलता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें वसा है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए क्या करना है, तो कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। मक्का, देखिए कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के युक्त भोजन का चित्र आप लोग देखिए, ये शकरकंदी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में होता है, गन्ना में, पपीता में, तरबूज में, आम में होता है, और मक्का में होता है, बाजरा में होता है, चावल, गेहूँ, इन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो दिया है आपका फिगर, तो खाद्य पदार्थ इसमें बताना है आपको कि खाद्य पदार्थ का चालू है, तो इसमें मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा इसे। ऊपर में जो है मंड के बारे में जो आप लोग परीक्षण देखे वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो मंड के लिए परीक्षण क्या देखे थे आप लोग, ये देखे थे। इसमें परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाले परिवर्तन हो जाता है किस तरह का, अगर नीला या काला हो जाता है तो समझिए कि उसमें मंड है यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो कच्चा आलू में क्या पाया जाता है, तो मंड, हाँ इसमें लिखा हुआ है। दूध में क्या है, तो प्रोटीन, तो इसमें हाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका ये वसा के कुछ स्रोत है। देखिए वसा के कुछ स्रोत किस किस चीज़ों में पाया जाता है। पादप स्रोत अलग है, जंतु स्रोत अलग है। तो मांस, मछली, अंडे, ये सभी, मक्खन, दूध, क्रीम, घी, इसमें जो है वसा पाया जाता है। और जंतु स्रोत देख लेते हैं हम लोग। जंतु स्रोत जो है, पादप स्रोत जो है वसा का मूंगफली है, तिल है, गिरी है, ये सभी है। नारियल, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, इन सभी का तेल जो है ये पादप से प्राप्त होते हैं। और ये जंतु स्रोत के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं वे अंडे, मछली, मांस, मक्खन, दूध, घी, पनीर, ये सभी हो गया, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यह जो फिगर दिया है इसको देखते हैं हम लोग। प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो प्रोटीन जो पाया जाता है देखते हैं किस किस चीज़ में पाया जाता है। चना में पाया जाता है, मूंग में, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सभी में जो है प्रोटीन पाया जाता है। और ये खाद्य पदार्थ जो है पौधों से प्राप्त होते हैं। और जंतु से जो प्राप्त होते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। मांस है, मछली है, पनीर है, अंडे हैं, दूध है, ये सभी जो है प्रोटीन के स्रोत हैं और ये जंतु स्रोत हैं। आगे इधर देखते हैं विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन ए के जो स्रोत हैं आपको पपीता, गाजर, ये सभी, दूध, आम, इन सभी से जो है विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी का स्रोत देखिए, गेहूँ है, यकृत है, चावल है, ये सभी। अगर जिस चावल को जब हम लोग पकाते हैं तो अगर उसको ज़्यादा धोया जाता है तो उससे विटामिन जो है समाप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। विटामिन सी के स्रोत देखिए, संतरा है, टमाटर है,
अमरूद है, मिर्च है, नींबू, आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और खट्टे रसदार फल जितने भी होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाए जाते हैं। और विटामिन डी के जो स्रोत हैं देखिए, मछली, अंडे, दूध, मक्खन, घी, ये सभी जो है विटामिन डी के स्रोत है। और सबसे उत्तम स्रोत जो है विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को जो है शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। इन सभी लाइन को याद रखिएगा। एज इट इज़ जो है इस तरह के लाइन्स जो है बना करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में आपको 1.6 से 1.9 चित्र में दिखा दिया गया, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं पहले हम लोग, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। आगे देखते हैं, इसमें आयोडीन के कुछ स्रोत, पालक, अदरक, फास्फोरस के कुछ स्रोत देखते हैं हम लोग। आयोडीन के स्रोत में जो है पालक हो गया, अदरक हो गया और ये मछली वगैरह हो गया जो आपको पिक्चर में दिया हुआ है। फास्फोरस के स्रोत देखते हैं, दूध हो गया और ये केला वगैरह हो गया और ये क्या है, अलसी है जो भी है। लौ के स्रोत देखते हैं तो पालक हो गया, सेब हो गया, ये इसमें गुड़ भी आता है और ये लीवर हो गया, यकृत है। कैल्शियम के कुछ स्रोत देखते हैं। कैल्शियम के स्रोत जो है दूध है और उसके बाद अंडा वगैरह है। कुछ खनिज लवण के स्रोत हैं ये सभी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जिस तरह से जो है विटामिन्स की अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से जो है खनिज लवण की भी आवश्यकता पड़ती है। हमें जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, इनकी आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन विटामिन्स और जो ये खनिज लवण है और कुछ रुक्षांश है, इन सभी की आवश्यकता जो है अल्प मात्रा में चाहिए होता है। तो देखते हैं हम लोग, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों का चित्र जो है 1.10 फिगर में दिखाया गया है। तो आप लोग इस फिगर को देख चुके। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश को ही कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जो है साबुत खाद्यान्न होता है, दाल होता है, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को जो है बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है।
आगे देखते हैं हम लोग, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह जो है अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो एक क्रियाकलाप को देखते हैं हम लोग। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसके बाद इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो जब हम लोग टमाटर को काटते हैं या उसको मसलते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हाथ जो है गीला हो जाता है, तो उसमें जल की मात्रा है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय जो है हम उसमें जल डालते हैं। अब देखते हैं हम लोग संतुलित आहार के बारे में देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम लोग जो सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम लोग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। देखिए, संतुलित आहार में क्या है कि सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में उपलब्ध रहता है, तो वही जो है संतुलित आहार होता है। जब सिर्फ अगर आप चावल सिर्फ ले रहे हैं और सिर्फ चावल से पेट भर रहे हैं, दाल, सब्जी और जो है फल वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं और रुक्षांश वाली चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो ये आपको संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा। संतुलित भोजन में जो है बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और जो खनिज लवण है और उसमें रुक्षांश है, इन सभी की जो है आवश्यकता अनुसार मात्रा होनी चाहिए, तब संतुलित भोजन कहा जाएगा। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जहां जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, तो इसकी जांच कीजिए। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व जो है नष्ट ना हो। पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा इसे, कि अगर किसी भोजन को नहीं पकाना है और उसको जो है उस खाद्य पदार्थ को ज़्यादा पका देंगे आप, तो उससे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन्स और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। देखिए, इसमें पहली जो है जानने को उत्सुक है, यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछ करके और इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो आप लोग देखिए, पोषक तत्व नष्ट ना हो, तो किसी भी भोजन को जो है, जैसे चावल हो गया, सब्जी हो गया, उसको जो है छील करके और जब
धोने लगते हैं तो उससे जो है पोषक तत्व जो है नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से सावधानी बरतना चाहिए। जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो जैसे सब्जी है तो सब्जी का छिलका उतार करके, जैसे आलू है उसको छिलका उतारने के बाद जब उसको धुलते हैं तो उससे जो है विटामिन्स निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो पहले जो है उसको अच्छी तरह से धो करके ही काटना चाहिए। आगे देखते हैं हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? देखिए, बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझो और पहेली का जो है एक क्वेश्चन करके इसमें जो है एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो हमेशा जो है वसा युक्त खाना जो है सर्वोत्तम भोजन है, यह तो गलत है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन अगर रहे और वसा युक्त भोजन रहे तो वसा युक्त भोजन से जो है ज़्यादा एनर्जी मिलता है। क्या ऐसे नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होता है। अगर ज़्यादा वसायुक्त भोजन हम लोग करते हैं तो इसमें जो है फैटनेस यानी मोटापे की बीमारी का जो है कारण बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अभावजन्य रोग। इसको जो है हिंताजन्य रोग भी हम लोग कहते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति जो है उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग या हिंताजन्य रोग कहते हैं। यानी किसी भी पोषक तत्व की कमी से जो भी रोग उत्पन्न होता है उसे अभावजन्य रोग या हिंताजन्य रोग कहते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये सभी आपको नॉर्मली मालूम होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है उचित मात्रा में अगर भोजन में न लिया जाए, आहार में न लिया जाए तो क्या होगा? उस व्यक्ति का जो है, उस बालक का वृद्धि ही अवरुद्ध हो जाएगा, वृद्धि ही रुक जाता है। ऐसा उसका जो है, ऐसे बालक का जो है शारीरिक विकास नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विभिन्न विटामिन्स और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाया गया है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जो भी अभावजन्य यानी हिंताजन्य रोग हो जाते हैं, इसकी रोकथाम जो है संतुलित भोजन लेने से जो है इसका जो है निदान किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। देखिए, विटामिन ए की कमी से जो है छीनता दृष्टिहीनता होता है, यानी
जिसे जो है हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। रात में जो है दृष्टि में प्रॉब्लम हो जाता है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये जो है किसका लक्षण है? तो क्षीणता या दृष्टिहीनता का, यानी जो जिसको रतौंधी बोलते हैं हम लोग। यह जो है विटामिन ए की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना इसका जो है लक्षण है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। अस्थियों अर्थात हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इसमें जो है जिस बालक को जो है रिकेट्स हो जाता है उसको जो है सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह खड़ा रखना चाहिए, कपड़ा उतार करके उसको जो है जांघिया पर करके जो है सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए, तो जो है विटामिन D उसको पूर्ति हो जाता है। कैल्शियम देखते हैं हम लोग, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो अस्थियां और दंत क्षय होता है। अस्थियां कमज़ोर हो जाएगा, हड्डियां, और दांत जो है टूटने लगेंगे। और बुजुर्ग लोगों में जो है क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाता है, जिससे जो है उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और दांत टूटने लगते हैं। कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय इसका लक्षण है। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग, गाइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाता है। लौह यानी आयरन की कमी से जो है अरक्तता यानी एनीमिया, खून की कमी हो जाता है और इसका लक्षण है कमजोरी। तो इस चैप्टर में आप लोग देखें संतुलित आहार, बेरी ये सभी शब्द है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन्स। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो है सारांश है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त जो है भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। देखिए, प्रोटीन से जो है प्रोटीन और खनिज लवण से क्या होता है? तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है और अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है। विटामिन जो है हिंताजन्य रोग होते हैं उनका जो है उससे जो है कंट्रोल करता है, रक्षा करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है, ये इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, बस एक वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा तो ये सभी इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन इसमें अभ्यास में दिया है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गया और खनिज लवण हो गया, साथ में रुक्षांश और जल हो गया। आप लोग इसे समझ लीजिएगा। निम्नलिखित के नाम लिखे पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन है? तो मुख्य रूप से जो ऊर्जा प्रदान करता है वसा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी है लेकिन सबसे जल्दी जो है वसा से ही ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हो सकता है इसमें। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है तो इसका प्रोटीन होगा। फिर है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है तो विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो अस्थियों और दांत को जो है मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो वसा जो है आपको दूध से प्राप्त होता है, घी से प्राप्त होता है, और जो भी है मूंगफली वगैरह है इन सभी से प्राप्त होता है। मंड जो है अर्थात जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है चावल से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है। आहारी रेशे जो है आपको किन चीज़ों से प्राप्त होता है? तो आहारी रेशे में सलाद वगैरह हो गया, साथ ही जब आलू हम लोग खाते हैं तो उसका छिलका जो होता है वह भी रुक्षांश का कार्य करता है, हमारे भोजन को, अनपचे भोजन को बाहर निष्कासित करता है। प्रोटीन का जो है दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी प्रोटीन के जो है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हो गया। अब इसमें जो है सही गलत करने वाला है तो इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। और इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
तो क्या होगा इसमें, डैश विटामिन डी के अभाव में होता है। तो कौन सा विटामिन डी के अभाव में होता है, तो रिकेट्स। और डैश की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है हमारे भोजन में। डैश के अभाव में रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए फिर से जो है इसमें समरी को डाल दिया गया है, अच्छी तरह से समझिएगा। कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, इसे याद रखिएगा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, मतलब जो है भारत के विभिन्न राज्यों में जो है अलग अलग प्रकार के भोजन जो है किए जाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। हम लोग भोजन जब भी प्राप्त करते हैं तो पौधों से कुछ भोजन प्राप्त करते हैं और कुछ जंतु से, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडे ये सभी जंतु से प्राप्त करते हैं। और अनाज हो गया, साग सब्जी, फल ये सभी पौधे से प्राप्त करते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे शाकाहारी में हो गया बकरी, गाय, भैंस, हिरन ये सभी जो है शाकाहारी है। जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया इत्यादि। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य जो है खाद्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो दोनों तरह के भोजन करता है। जंतु द्वारा भी प्राप्त उत्पाद को खाता है और पादप द्वारा उत्पाद खाद्य पदार्थ को भी खाता है, तो उसे जो है सर्वाहारी कहते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सभी सर्वाहारी जंतु हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संघटक है। जैसे खीर बनाना है तो दूध चाहिए, चावल, चीनी और पानी, इन सभी को मिला करके जो है खीर बनाया जाता है। तो किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले जो भी सामग्री होते हैं, सामान होते हैं, वे संघटक कहलाते हैं। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जैसे कोई भी पौधा जब हम लोग लगाते हैं या खेत में डालते हैं तो उसका जो है अंकुरण होता है पहले, उसके बाद जो है पौधा तैयार होता है। बीज से जो है शिशु पौधा का उगना अंकुरण कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद, नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य या खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि। जैसे फल हम लोग खाते हैं तो मान लीजिए केला है तो फल खाते हैं। फूल कौन सा खाते हैं, तो केला का फूल का भी सब्जी या पकौड़ा बनाया जाता है। पत्ता क्या है, तो जैसे सरसों का जो है बीज है उसका भी हम लोग सेवन करते हैं तेल के रूप में, और पत्ता साग के रूप में खाया जाता है। जड़ देखिए तो आलू जो है, आलू तो तना है एक प्रकार का, और गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सभी जड़ है। तना में जैसे हो गया आपका ईख। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली। तो जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग चैप्टर को। एक चैप्टर में जो है सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो इसमें देखते हैं हम लोग, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये बात नहीं सही नहीं है कि सभी जीवों को जो है एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं केवल पादप उत्पाद खाते हैं, वे मांस नहीं खाते हैं। शाकाहारी मांस थोड़े न खाएगा। और मांसाहारी साग सब्जी या पौधे उत्पाद नहीं खाएंगे। सर्वाहारी जो पादप जंतु दोनों उत्पादों को लेते हैं। तो सभी जीव जो है एक तरह के भोजन नहीं करते हैं, आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें से कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो आलू जो हम लोग खाते हैं तना खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं। मूली खाते हैं तो ये जड़ है, और पत्ता भी मूली का खाया जाता है साग बना करके। अमरूद फल है, गाजर जड़ है, गेहूँ बीज है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। दूध, दही, पनीर, घी ये सभी जो है जंतु द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दूध, दही, पनीर, घी ये जंतु उत्पाद हैं।
पालक, फूलगोभी, गाजर ये सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, अतः इन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। शाकाहारी में पादप और पादप के उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बाघ एक क्या है? मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल जो है पादप उत्पाद खाता है, तो ये शाकाहारी में आएगा। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। तो जो दूध हम लोग पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी क्या चीज़ से मिलता है? तो चीनी जो है गन्ना से मिलता है, गन्ना ईख से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है। खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम लिखें। तो पादप और जंतु से जो है हम लोग खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थ के नाम सभी अनाज, गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियां इत्यादि। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम तो अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क। तो ये सभी जो है जंतु से प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ये क्वेश्चन आंसर जो है वन लाइनर फॉर्म में भी है, तो आप लोग इसी प्रकार के वन लाइनर फॉर्म से ही जो है MCQs फॉर्म में आपको एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इन सभी को जो है आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हम लोग संघटक के बारे में देख चुके हैं। खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संघटकों के नाम लिखें। तो पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संघटक होते हैं। पादपों के खाद्य खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं। तो पादपों के खाद्य या खाने योग्य भाग के नाम लिखें। फल, फूल, पत्तियां, तना, जड़, ये सभी पादपों के खाद्य या खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुरन क्या है? बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन है, इसको देख चुके हैं। मकरंद, नेक्टर किसे कहते हैं? तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। इसे याद रखिएगा। मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? तो मधुमक्खियाँ अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 से 12 प्रश्न को जो है MCQs फॉर्म में है, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है? दूध, अंडा, मांस। तो उपर्युक्त सभी जो है दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सभी जो है जानवरों से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है? अनाज, फल, सब्जियां। तो ये सभी होगा, उपर्युक्त सभी। अनाज, फल, सब्जियां, ये सभी खाद्य पदार्थ जो है पौधों से प्राप्त होते हैं। कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कद्दू का जो है फूल हम लोग खाते हैं और फल भी खाया जाता है। मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? तो फूल से जो है शहद प्राप्त करती है। आगे देखते हैं हम लोग। कद्दू का ये हो गया है। मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं तो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। आगे देखते हैं। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो सर्वाहारी कहलाते हैं। आगे देखते हैं। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं तो ये शाकाहारी कहलाते हैं। शेर एक है तो शेर मांसाहारी है। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं शाकाहारी है। शेर एक है तो मांसाहारी है। आगे देखते हैं। कुत्ता एक है तो कुत्ता जो है सर्वाहारी है। हमें चीनी प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो गन्ना से प्राप्त होता है। आगे देखें। तोता क्या खाता है? तो तोता जो है पौधा से प्राप्त उत्पाद खाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है? तो पौधे और जानवर दोनों भोजन के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर C जो है सही है। तो आज जो है हमारा क्लास 6 का जो है पहला चैप्टर साइंस का यहीं समाप्त होता है। दूसरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।